फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में मदद करेंगे, या फिर इंडिया कैसे एक पोटेंशियल स्टेक होल्डर है 2036 के ओलंपिक गेम्स होस्ट करने में। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू रॉ क्लासेस। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई एम बैक विद अ पैक्ड एपिसोड लाइन अप विद सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ हेडलाइंस, आर्टिकल्स एंड करंट अफेयर्स। ये फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स या मेरे दोस्त जो आज पहली बार इस सीरीज़ में जुड़े हैं, उन्हें बता दूं कि ये हमारी करंट अफेयर सीरीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिर सेल्फ ग्रोथ पे भी फोकस करते हैं। बिकॉज मेरा ये मानना है कि ओवरऑल ग्रोथ जो है आपकी वो इम्पॉर्टेंट है। डजेंट मैटर आप किसी कॉलेज में है, स्कूल स्टूडेंट हैं, या अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर मैं आप लोगों के साथ में हर रोज़ जैसे कि एक कोट शेयर करता हूँ। तो आज का जो कोट है, एक्चुअली दोस्तों ये आज कोई कोट नहीं है बल्कि एक टिप है आप सभी के लिए कि अ डायरी और जर्नल इज़ पावरफुल टूल फॉर स्टेइंग ऑन ट्रैक इन द एफर्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। व्यूअर्स, होता क्या है कि आप लोगों को पता होगा कोई इवेंट होता है, मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स है, तो उसके अंदर क्या होता है, स्टैटिक्स चीज़ें काम करती है। यानी कि कोई टीम है, उन्होंने पहले कैसे परफॉर्म किया है, तो उन सभी चीज़ों को लेकर एक आंकड़ा तैयार किया जाता है एंड उसके बाद टीम जो है उस चीज़ को इम्प्रूव करती है एंड देन आगे आने वाले इवेंट्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करती है। तो वैसे ही क्या होता है कि हमारे जीवन के अंदर हम डेली कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसी हैबिट्स जो हमारी होती हैं, वो हमारी सेल्फ ग्रोथ या फिर जो हमारी ओवरऑल जो ग्रोथ है, चाहे हम पढ़ाई को लेकर बात करें, चाहे गेम्स को लेकर बात करें, तो उन सभी में एक खलल पैदा करती है। तो ज़रूरी है कि हम उन सभी चीज़ों को नोट डाउन करें एंड देन उसके ऊपर वर्क करें। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है दोस्तों, कि आप जो भी, आपको एक टिप देता हूँ कि आप जब आपका दिन ख़त्म हो जाए, जब आप रात को सोएं, उससे 10 मिनट पहले एक डायरी, आप या तो फिजिकल डायरी ले सकते हैं या फिर जो मोबाइल के अंदर भी आजकल खूब सारे एप्लीकेशंस हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। डिजिटली आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो जब आप चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर चीज़ नोट करनी है कि आज मैंने ये खाया, मैंने ये पहना, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। आपका बिहेवियर टूवर्ड्स अदर कैसा रहा है, आपका कोई भी, जैसे आपको अगर पढ़ाई है तो आपने अगर जो गोल सेट किया था, आज आपको 3 घंटे पढ़ना था, तो क्या आपने उतनी पढ़ाई करी? क्या आप अपने डेली टास्क वे कंप्लीट किए आपने? तो ये सभी चीज़ें जो है, जो आपको कहीं ना कहीं इन फ्यूचर एक इम्प्रूव पर्सन बनाने में मदद करेगी। तो आप उन सभी चीज़ों को लिख सकते हैं। और बेस्ट वे है कि आप जो एज अ पर्सन अगर आपको ग्रो करना है, तो आप उन चीज़ों को लिखिए कि आपका बिहेवियर दूसरों के प्रति क्या था, कैसा था, क्या वो अच्छा था, क्या आपने जो आपसे एल्डर है क्या उनकी बात मानी, क्या आप अपने काम ईमानदारी से किया। तो ऐसी जब ये चीज़ें जब आप लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि आपने हर रोज़ क्या गलतियां करी है। एंड आपको जब पता चलेगा कि आपने क्या गलती करी है, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ पे इम्प्रूव करेंगे एंड डे बाय डे जब आप इसको इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप बेटर होते जाएंगे। और इसके अलावा एक चीज़ आप और कर सकते हैं, आपको अगर लिखना नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है, तो आप 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लगा के अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए। ये बेस्ट तरीका है। आप अपने फ़ोन का फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए, देन उसके बाद में आप अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो ज़रूर कीजिए। इससे आपको एक बूस्ट मिलेगा कि कैसे आप ग्रो कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की एक टिप जिसे आप जो अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड इम्प्रूव कर सकते हैं कि कैसे आपको कौन से स्पॉट्स है जहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का सवाल है कि व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, या फिर जुडिशरी ऑफिशियल्स जो हैं इंडिया के अंदर, चाहे मैं बात करूँ सुप्रीम कोर्ट की, चाहे मैं बात करूँ हाई कोर्ट्स की, तो इन सभी के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो यूपीएससी के चेयरमैन हो या मेंबर्स हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस के मेंबर्स हो या चेयरमैन हो, या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या फिर जो अदर जजेस हैं, उन सभी की आपको रिटायरमेंट की एज लिखनी है। ये फ्रेंड्स, मैं आपसे ये रिटायरमेंट एज इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज ये हॉट बर्निंग टॉपिक बना हुआ है अभी, एंड इसी चीज़ को लेकर मैं आप लोगों के साथ में आगे डिस्कस भी करने वाला हूँ। इसीलिए अगर आपको बेसिक नॉलेज पता है कि हमारे जो सीजीआई हैं उनकी रिटायरमेंट की एज क्या है, या फिर जो यूनियन यूपीएससी के जो चेयरमैन है उनकी रिटायरमेंट एज क्या है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हाउएवर इसका को आंसर नहीं पता है तो मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए। आप गूगल पे जाइए, देन सर्च कीजिए कि रिटायरमेंट एज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट होती हैं उन सभी के बारे में आप सर्च कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, बड़ा इजी है।
कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट जितनी भी है उन सभी की रिटायरमेंट एज चेक कीजिए, देन यू विल गेट टू नो कि किस पोस्ट की कितनी रिटायरमेंट एज है। बिकॉज बड़ा ही जनरल सा क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में बन सकता है, और इन जनरल भी आपको पता होने चाहिए कि हमारे जो देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो सभी कितने समय तक काम करते हैं। तो ये था आज का सवाल डियर फ्रेंड्स। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आर्टिकल्स एंड करंट अफेयर्स। आज है 16 अक्टूबर एंड आज का जो पहला आर्टिकल है हमारा, द वर्ल्ड नीड्स टू स्टॉप टेकिंग वाटर फॉर ग्रांटेड। डियर फ्रेंड्स, आप सभी ने बचपन से इस चीज़ को पढ़ा होगा कि कैसे जो जल है वही जीवन है, और ये बात सही भी है। लेकिन हो क्या रहा दोस्तों कि हम सभी ने इस चीज़ को लेकर एक धारणा जो होती है या फिर हमारी जो सिखलाई है बचपन से, वो कुछ ऐसी है कि हमें वाटर सेव करना है, हमें अलग अलग डिफरेंट तरीके बताए जाते हैं कैसे वाटर कंजर्व कर सकते हैं। बट आज मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दूंगा कि कैसे जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है या अलग अलग तरीके जो होते हैं वाटर सेव करने के, वो हमें कैसे हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन सभी को अचीव करने में मदद करेंगे। और वैसे भी हमने जैसे यूएन के अंदर डिसाइड किया गया था कि बाय 2030 तक हम सभी SDGs को अडेप्ट या अटेंड कर लेंगे। बट ऐसा होता हुआ मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो UN है, यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने एक खासा जोर दिया है इस बार कि क्यों जो पानी है, अभी हमने काफ़ी बचपन से पढ़ा है कि पानी बचाना चाहिए, बट वो क्यों बचाना है, मतलब उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं अलग अलग, वो सभी हमको पता है। लेकिन आज हमें एक अलग पर्सपेक्टिव से कि कैसे ये फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में बात करेंगे। तो राइटर ने बताया कि कैसे वाटर अवेलेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। क्लाइमेट चेंज इज मेकिंग वाटर अवेलेबिलिटी मोर अनप्रेडिक्टेबल एंड अनरिलायबल, पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। अब डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है क्लाइमेट चेंज जो है एक मेजर कंसर्न है आज की दुनिया में। कहीं पे हम देखते हैं कि कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे हम देखते हैं बिल्कुल ही बारिश नहीं हो रही है। तो ऐसे में जो चीज़ें हैं कि कैसे पानी की जो पानी की जो अवेलेबिलिटी है इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड, तो उसके कारण एक थ्रेट बना हुआ है फूड सिक्योरिटी को लेकर। डियर फ्रेंड्स, देखा आपने कैसे कि एक जो पानी की समस्या है वो सिर्फ पानी की नहीं है, वो और भी चीज़ों से लिंक्ड है। अगर पानी नहीं होगा तो ढंग से कोई खेती नहीं होगी, फूड सिक्योरिटी जो है या न्यूट्रिशन वैल्यू जो है फूड की वो कम होती है। प्लस जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जैसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे SDGs में मदद करने वाला है। तो बेसिक जो चीज़ है ना कि पानी क्यों बचाना है उसको लेकर यही है कि जब पानी ही नहीं होगा तो डेफिनेटली जो फूड है उसको लेकर एक थ्रेट नज़र आता है। स्मॉल स्केल फार्मर्स जो हैं उनको बताया गया कि कैसे वल्नरेबल हैं टू वाटर स्कार्सिटी एंड क्लाइमेट शॉक्स, बिकॉज हमारे इंडिया के अंदर आज भी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे रेन फेड क्रॉप्स यानी कि वो टोटली डिपेंडेंट है बारिश के ऊपर, यानी खेती जो करते हैं किसान वो आज भी टोटली डिपेंडेंट है बरसात के ऊपर। जैसे आपको पता है कि हमारे देश के कुछ कोनों के अंदर बारिश होती है, बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पे हम देखते हैं बिल्कुल सूखा है, जैसे कि आप बैकग्राउंड देख सकते हैं कि कैसे सूखा पड़ा हुआ है एंड दिस मैन इज बेगिंग फॉर रेन। तो ऐसे ही स्मॉल स्केल फार्मर्स ऑफन लैक एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज दे नीड टू अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज एंड वाटर स्ट्रेस। दे आर लाइकली टू लिव इन एरियाज दैट आर मोर प्रोन टू ड्रॉट्स। अब जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं जिनके पास इतनी कोई खासा टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो बोरवेल, जैसे कहते हैं ना कि बोरवेल करा ली उन्होंने या फिर अलग अलग रिसोर्स के द्वारा उन्होंने अडेप्ट कर लिया या फिर पानी ले लिया अपनी ज़मीन पर देने के लिए और खेती करने के लिए। तो स्मॉल स्केल फार्मर जो है उनके पास ऐसा कोई खासा रिसोर्स नहीं है या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उन्हें सिर्फ जो अडेप्ट करना पड़ता है क्लाइमेट चेंज जो है एंड वाटर स्ट्रेस जो है उसके कारण। यानी कि जब तक उनके पास कोई खासा टेक्नोलॉजी नहीं होगी या कुछ खासा ऐसा कोई रिसोर्स नहीं होंगे तब तक उन्हें क्या करना पड़ेगा कि ऐसे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा ऑन क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज हो किसकी वजह से रहा है? ऑब्वियसली इतना पोल्यूशन हो रहा है, इतना सिटीज़ के अंदर इतना हम देखते हैं कि चारों तरफ डिफरेंट लेवल्स के पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो इन सभी के कारण जो क्लाइमेट चेंज के अंदर जो फ़र्क आता है उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है इन सभी स्मॉल स्केल फार्मर्स को। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की बात की गई है कि कैसे अब ये क्रिटिकल हो चुका है टू एड्रेस दिस इशू। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट देयर इज इनफ वाटर टू प्रोड्यूस फूड फॉर एवरीवन इवन इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। मेजर्स सच एज वाटर कंजर्वेशन, एफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस एंड पॉल्यूशन प्रिवेंशन। अब ये 3 कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं दोस्तों जिनको हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है आज के समय पे, ताकि हम एक सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को अपनी डेली लाइफ के अंदर इंक्लूड कर सकें। जैसे कि वाटर कंजर्वेशन, चाहे आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें,
चाहे आप एफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस। अब कई बार होता क्या है कि डिफरेंस कि कई बार सरकार द्वारा नदियों द्वारा जो नहर दी जाती है उसके कारण कई लोग अपने खेतों में एक्स्ट्रा पानी जो है उसके इंक्लूड कर लेते हैं। अब उससे होता क्या है कि कई बार फसल जो है वो ख़राब होने का डर रहता है, प्लस उसके साथ जो पानी ख़राब हुआ है उसकी भी भरपाई नहीं हो पाती। उसके साथ पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक मेजर इशू है कि कैसे पॉल्यूशन को डिफरेंट लेवल्स पे काउंटर किया जा सकता है। तो ऐसे ही अलग अलग जो स्टेप्स है वो ज़रूरी है, बिकॉज सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट जो है, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट की हम बात तो करते हैं कि हमें पानी बचाने की ज़रूरत है या पानी को कंजर्व करने की ज़रूरत है, बट वो किस लेवल तक उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो बहुत ज़रूरी है। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है हमें, और आज के समय पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हर जगह, जैसे हम देखते हैं ना कि चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे स्पोर्ट्स, चाहे डिफेंस, हर चीज़ में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी है। तो ज़रूरत है अब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की जो अडॉप्ट कर सकें ताकि हम वाटर कंजर्वेशन है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। बताया गया कि कैसे दीज इंक्लूड ड्रॉट टॉलरेट क्रॉप्स, वाटर सेविंग इरिगेशन सिस्टम एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कैसे अलग अलग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया जाता है, तो उनमें से कुछ बताया गया है कि ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स जो है, ऐसी कुछ क्रॉप्स हम या ऐसी कुछ सीड्स हैं, ऐसे कुछ साइंटिस्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिन्हें पानी की कम ज़रूरत पड़े। वाटर सेविंग इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन के कुछ ऐसे तरीके जिनके अंदर पानी बचाया जा सके। सबसे बेस्ट एग्जांपल है डियर फ्रेंड्स ड्रॉप इरिगेशन। काफ़ी मिनिमल पानी लगता है, प्लस जो रेगुलर वाटर सप्लाई है उससे एक अच्छी खासी ग्रोथ भी देखने को मिलती है हमें क्रॉप्स के अंदर। साथ ही ज़रूरत है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की। तो ऐसी क्लाइमेट प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करने की ज़रूरत है किसानों द्वारा, जो एक ऐसी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं ताकि वो क्लाइमेट के अंदर कुछ भी चेंजेस आए बट जो क्रॉप्स हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट ना पड़े। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ स्मॉल स्केल फार्मर ऐसे हैं जिनको ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है कि वो अपने खेत के अंदर इतनी टेक्नोलॉजीज लगा सके। तो ज़रूरत है राज्य सरकारों की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, या जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो कुछ ऐसी मदद कर सकते हैं इन सभी किसान भाइयों के लिए। इन्वायरमेंट को लेकर बात की गई है कि कैसे दिस इंक्लूड यूजिंग इरिगेशन मेथड्स दैट मिनिमाइजेस वाटर वेस्ट एंड पोल्यूशन एंड इंश्योरिंग दैट ऑल फार्मर्स हैव एक्सेस टू वाटर रिसोर्सेज। Environmentally and socially sustainably are and financially visible agriculture and water management strategies are needed। अब वाटर स्ट्रेटजीज जो है, अब हम बात तो करते हैं कि कैसे हमें ज़रूरत है पानी बचाने की एट डिफरेंट लेवल्स। हम बात करें घर की बात करें, हम चाहे किसी बड़ी इंडस्ट्री की बात करें, लेकिन उसके साथ साथ में ज़रूरत बताई गई है कि जब एग्रीकल्चर की बात होती है तो वहाँ भी ज़रूरत है कि हम स्मार्ट तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो सीड्स हो, चाहे वो वाटर मैनेजमेंट को लेकर चीज़ें हो। इन सभी को हमें ध्यान रखना पड़ेगा वाइल डूइंग एग्रीकल्चर। अब इसके अंदर कुछ ऐसे इरिगेशन मेथड्स बताए गए हैं जो कम पानी का यूज़ करें, जो पोल्यूशन कम करें और इंश्योर करें कि सभी जो फार्मर्स हैं उन सभी के तक जो पानी की सुविधा है वो पहुँचाई जा सके। फार्मर्स नीड टू रिड्यूस देयर क्लाइमेट फुटप्रिंट ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज बायोहजार्ड एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर के जब करते हैं या खेती बाड़ी जब करते हैं तो कोई पोल्यूशन नहीं होता। डेफिनेटली जब इतने ट्रैक्टर्स चलते हैं या फिर इतनी हाई लेवल पे एक जो कहते हैं ना पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, तो ये सभी जब इंक्लूड की जाते हैं तो डेफिनेटली एक परसेंट जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म तो होता ही है। तो ज़रूरत है इन सभी को एलिमिनेट करने की। एग्रीकल्चर इज ए मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट पोल्यूशन। Farmers need to adopt practices that reduce their greenhouse gas emission and water pollution। अब जैसा कि मैंने अब आपको बताया कि कैसे मान लीजिए कोई खेत है, उसके अंदर किसी किसान ने बहुत सारा जो कहते हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र डाला हुआ है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो बारिश जब आएगी बहुत तेज़ तो उस ज़मीन में से, यानी उस खेत में से जो पानी है वो वाटर रिसोर्स जैसे नदी है या लेक है उसके अंदर वो पानी चला जाएगा। तो होगा क्या, वो बारिश का पानी जो है अपने साथ में केमिकल फर्टिलाइज़र साथ लेके जाएगा एंड डेफिनेटली जो पॉल्यूट करेगा किसी भी वाटर रिसोर्स को, चाहे वो नदी हो चाहे वो लेक हो। तो ऐसे में ज़रूरत है कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने की जहाँ पे जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है या पेस्टिसाइड्स हैं, तो ऐसे कुछ सभी जो केमिकली यूज़ किए जाते हैं उन सभी को एलिमिनेट किया जाए एंड जो बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं या बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उन सभी को या फर्टिलाइजर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाए इन एग्रीकल्चर। सैनिटेशन एंड वाटर ड्रिंकिंग की बात करो दोस्तों, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर टू ब्रिंग सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज क्लोजर टू रूरल हाउस होल्ड्स। अभी एक तरफ जहाँ हम बात कर रहे हैं कि कैसे खेती बाड़ी के लिए पानी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि लोगों को पीने के लिए जो एक
कहते हैं ना कि फीजेबल या फिर एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है, ऐसा भी नहीं है। तो हर जगह पे, चाहे मैं आपसे बात करूं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हाउस होल्ड का नीड हो, तो हर जगह पे हम देख रहे हैं कि कैसे पानी की कमी आती जा रही है। अगर आपके पास में सही समय पे टैप वाटर की अवेलेबिलिटी है तो यू आर वेरी लकी कि आपके पास समय पे एक साफ़ पानी की सुविधा है। बट आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पीने को चीज़ें हैं, जो या पीने की जो पानी की सुविधा है वो आज भी सही ढंग से नहीं पहुँच पाती है। एफिशिएंट फूड एंड वाटर रिसाइकलिंग की बात करूँ दोस्तों, तो दिस इंक्लूड कंपोस्टिंग, फूड स्क्रैप्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो अब ज़रूरत है कि कैसे जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उस पर और ज़्यादा खासा जोर दिया जाए, बिकॉज डे बाय डे जब हम देख रहे हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज जैसे चीज़ें जो है वो हमारे क्लाइमेट को डेफिनेटली एक अपर लेवल पे डिस्ट्रॉय कर रही है, तो चीज़ों को और ज़्यादा रोबस्ट बनाने की ज़रूरत है ताकि हम एक पानी की जो समस्या है इसको आने वाले समय के लिए बिल्कुल एलिमिनेट कर सकें एंड हम सभी के पास एक एम्पल अमाउंट में वाटर और टू कंज्यूम एंड टू फॉर एग्रीकल्चर। Institutional arrangements and capacity for sustainable and equitable water regulations, management access and ownership need to be strengthened. This includes having clear water policies and regulations. अब सभी के पास एक ऐसी सरकार द्वारा रेगुलेशंस या लॉज बनाना चाहिए जहाँ पे सभी को एक इक्वल वाटर की जो सुविधा है वो मिल सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पास एम्पल अमाउंट में है, किसी के पास बिल्कुल ही पीने तक के लिए पानी नहीं, तो ऐसा इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूड फार्मर्स हैव अ वॉइस इन वाटर मैनेजमेंट डिसीजन। तो सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं या फार्मर्स हैं, इन सभी का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल हमें ज़रूरत है कि हम एक सस्टेनेबल वे की ओर जाएँ, और ताकि जो पानी की जो एक बेसिक नीड है हर इंसान की वो इक्वल अमाउंट में सभी के पास पहुँचाया जा सके। पॉलिटिकल कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों की टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ वाटर स्कार्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज विल रिक्वायर पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड concrete investment from governments, international organizations and the private sector। अब वो चाहे कोई सरकार हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई प्राइवेट प्लेयर हो, या फिर बात करें हम यूएन की जो एक यूनाइटेड नेशंस है, जो ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन सभी की अब ज़रूरत है टू कम टुगेदर एंड प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल टू इन कंजर्विंग वाटर। तो इन सभी पार्टीज के साथ आना पड़ेगा ताकि जो एक इशू है वाटर को लेकर, वाटर शॉर्टेज को लेकर, उस सभी को एड्रेस करने की इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम। अगर अभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, हम बहुत सालों से, मुझे पता है कि आप सभी ने इस चीज़ को लेकर अपने बचपन में भी कई से एसेज लिखे होंगे, कई पार्टिसिपेशन भी किया, पोस्टर बनाए होंगे सेव वाटर करके, बट अब ये जो समय है 2023 का, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम जहाँ पे हमें ज़रूरत है इसको इम्प्लीमेंट करने की। अगर अब इस चीज़ पे एक्ट नहीं किया गया तो डेफिनेटली जो आगे आने वाला समय है वो एक हार्डशिप से भरा होगा एंड इट कैन नॉट बी टॉलरेबल। नाउ डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि कैसे जो एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी हमें ज़रूरत है, एक रॉबस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है ताकि आने वाले एग्रीकल्चर चीज़ों को लेकर हम सॉर्ट रह सकें और जो फूड की कमी है वो ना हो। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर आर्टिकल दैट इज़ ओलंपियन हाइट्स। और अगला जो हमारा आर्टिकल है आज का वो है ओलंपियन हाइट्स। जैसा कि आपको बता दिया फ्रेंड्स, हाल ही में एशियन गेम्स खत्म हुए एंड इंडिया हैज़ परफॉर्म्ड ब्रिलियंट इन दैट बाय विनिंग 107 मेडल्स ओवरऑल। तो इंडिया की जो अभी हाल ही के अंदर जो हमने देखा कि सक्सेस 3 डिजिट्स में हमने इस बार मेडल्स जीते हैं, तो उन सभी को लेकर इस बार काफ़ी कॉन्फिडेंट है भारत सरकार एंड जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है या कमेटी जो है वो इस बार काफ़ी कॉन्फिडेंट है। इसी को लेकर बात की गई है कि कैसे 2036 के जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसके लिए बिड रखा है इंडिया ने भी। होस्टिंग द गेम्स इज सीन एज अ वे टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन स्पोर्ट्स, द इकोनॉमी, सोशल, कल्चर एस्पेक्ट्स एंड इवन पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। अब देखिए फ्रेंड्स, ओलंपिक्स को लेकर आपको पता है कि हर 4 साल में ओलंपिक्स होते हैं एंड ओलंपिक इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्योंकि एक इतना बड़ा इवेंट है, यानी कि मेजर इवेंट मान लीजिए स्पोर्ट्स की दुनिया में, तो जब भी कोई कंट्री इसको कंडक्ट करता है तो माना जाता है कि वो कंट्री जो है वो फाइनेंशियली तो बहुत स्टेबल है ही, लेकिन साथ में एक इम्पैक्ट जो होता है ना वो ज़रूर छोड़ के जाती है पूरे वर्ल्ड में। कोई भी कंट्री जब एक ओलंपिक होस्ट कर देती है तो कैसे एक पूरी दुनिया में वाहवाही हो जाती है कि कंट्री इज़ सो मच रिसोर्सेज, उनके पास इतने रिसोर्सेज है कि इतने बड़े लेवल पे अगर किसी कोई कंट्री कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट यानी स्पेशली ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करा दे रही है तो डेफिनेटली दैट कंट्री हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड इन दैट वर्ल्ड।
तो इसी चीज़ को लेकर बताया गया कि कैसे ये जो ओलंपिक है इसको न सिर्फ स्पोर्ट्स इवेंट की तरह देखा जा रहा है इंडिया के अंदर, बल्कि एज अ वे टू स्टैंड आउट इन दिस वर्ल्ड, ऐसा भी देखा जा रहा है। बात करें इंडिया के एम्बिशंस की, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के जो है श्री नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कहा है कि बिड रखी है, इंटेंशन दिखाया है कि 2036 के जो ओलंपिक्स है वो बिल्कुल हम होस्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को लेकर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो सामने प्रस्ताव रखा है भारतीय सरकार ने। इंडियाज इंटरेस्ट इन द यूथ ओलंपिक्स एज अ प्रोक्योर टू द मेन इवेंट डेमोन्स्ट्रेट इट्स डिजायर टू मूव फास्ट द नेगेटिव इम्पैक्ट इमेज क्रिएटेड बाय दिल्ली 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो जो 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स भारत ने ऑर्गेनाइज करवाए थे, उन चीज़ों को लेकर जो कर्ज अभी तक लगा हुआ है, तो उन सभी को साफ करने की बात बताएगी कि कैसे अब 2036 के जो ओलंपिक्स हैं वो सभी चीज़ों को सही करने की दिशा की ओर देखे जा रहे हैं। ग्लोबल एमिशंस की बात करूँ दोस्तों, तो रिफ्लेक्ट इट्स ग्लोबल एमिशंस, इट एम्स टू सिक्योर अ सीट एट हाई टेबल इन द इंटरनेशनल अरीना। तो क्योंकि अभी देखा हमने कि कैसे G20 के अंदर एक सक्सेस हासिल करी है इंडिया ने, और उसके साथ साथ में जब ओलंपिक्स भी अगर हम कंडक्ट करा लेते हैं बाय 2036 के जो ओलंपिक्स अगर कंडक्ट कराते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इंडिया की जो एक पोजीशन है इन द वर्ल्ड अरीना वो बढ़ेगी ज़रूर। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमें हमारी पॉपुलेशन को बेसिस पे भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न दे रहे हैं वर्ल्ड को कि क्यों हम एक पोटेंशियल परमानेंट मेंबर बनने के लायक हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। बिकॉज हमने वी आर टॉप इन दिस पॉपुलेशन, हमने G20 भी बहुत अच्छे से कंडक्ट करा ली है। उसके साथ साथ हमारा जो स्पोर्ट्स के अंदर दबदबा है वो तो आपको पता ही है, अभी हाल ही के अंदर एशियन गेम्स में वी वन सो मेनी मेडल्स, और ऐसे ही कुछ बेस्ट इवेंट्स या फिर एक बेस्ट परफॉर्मेंस ऑल ओवर जब कोई कंट्री देती है, तो डेफिनेटली एक पोटेंशियल रखती है वो कंट्री की कुछ भी हासिल कर सकती है, या फिर कुछ भी जो इस दुनिया के अंदर है वो करा सकती है या फिर कंडक्ट करा सकती है। स्पोर्टिंग एस्पिरेशंस की बात करूँ दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एशियन गेम्स के अंदर जितना अभी हमारा परफॉर्मेंस रहा है इतना अच्छा, तो उसी कारण एक फेवरेबल इन्वायरमेंट भी बिल्कुल बना देती है कि हम क्यों एक जो हमारा एस्पिरेशन है कि हम ओलंपिक कंडक्ट करा सकते हैं, तो वो भी डेफिनेटली एक रोल प्ले करने वाला है। इंडियाज स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एट द एशियन गेम्स where it won 107 medals has created a favorable environment for India's Olympic aspirations। तो डेफिनेटली जब इतने सारे मेडल्स हमने जीते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको एक बूस्ट देता है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारे खिलाड़ी हैं या फिर हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो एक डेफिनेटली एक चेंज लाने की कोशिश करेंगे इन द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। हमने देखा कि कैसे जो पिछले हमारे जो इवेंट्स हुए थे, यानी कि ओलंपिक्स हुए थे, उनके अंदर कैसे हमने एक बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। हमने 2 डिजिट के अंदर मेडल जीते थे, अराउंड 49 या 47 रैंक थी हमारे ओलंपिक्स के अंदर पेरिस में, तो दैट वाज ग्रेट। एंड इसी के साथ हम देख रहे हैं कि कैसे आगे और अच्छा किया जा सके। Challenges of hosting the Olympics. The cost is a major concern as witnessed in public outcry during the Rio 2016 and Tokyo 2020 Olympics. अब क्योंकि 2026 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो इतना बड़ा कंट्री है उन्होंने बिड अपनी बाहर कर ली है इससे, बिकॉज जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो इंडिया के लिए सिर्फ इकलौता चैलेंज है वो ये है कि जो एक आउटरीच है मनी का, वो एक खासा एक कंसर्न बन सकता है, बाकी इसके अलावा तो ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। तो कॉस्ट इज मेजर कंसर्न एज विटनेस इन पब्लिक आउटक्राई ड्यूरिंग रियो 2016 या फिर टोक्यो 2020 की बात करें दोस्तों, तो जो 2020 के अंदर ओलंपिक्स कराए गए थे टोक्यो के अंदर, तो जितना एस्टिमेट किया गया था खर्च का, उससे लगभग डबल खर्च किया था सरकार ने। तो ऐसे में अगर किसी भी सरकार के द्वारा इतना खर्च किया जाए, तो डेफिनेटली सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उनको दर्शाता है कि कितना पैसा सरकार के पास है। तो पैसा जो है या फिर एक मॉनेटरी फंड जो है वो एक डेफिनेटली कंसर्न बनेगा टू होस्ट ओलंपिक्स। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी है हैज शिफ्टेड इट्स अप्रोच मूविंग अवे फ्रॉम वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन इंस्टेड पोटेंशियल होस्ट एंड आस्क टू प्रेजेंट प्रोजेक्ट दैट अलाइन विद द इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरमेंटल रियलिटीज। अब हुआ क्या है डियर फ्रेंड्स कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उन्होंने कहा है कि अब ऐसे ही किसी को जो एक बिड दी जाती है वो नहीं दी जाएगी। अब होगा क्या कि जो पोटेंशियल होस्ट करने वाली कंट्रीज हैं उनके द्वारा एक जो कहते हैं ना कि हम एक प्रोजेक्ट लेंगे उनसे, या फिर उनसे जो एक बात रखी जाती है वो बिल्कुल रखी जाएगी और पूछा जाएगा कि कैसे वो अलाइन करेंगे इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल रियलिटीज़ हैं।
अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आपने बिड रखी, अगर आपको बिड मिल भी गई है देन आप विड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। अब जो भी कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं उनको अपना जो कहते हैं ना एक मोमेंटम या फिर एक प्लान बना के भेजना पड़ेगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को, कैसे वो ऑर्गेनाइज कराने वाले हैं एंड कितना फंड या फिर इकोनॉमिकली, सोशली एंड इन्वायरमेंटली रियलिटी उनका प्लान होगा। जितना ही उनका रियलिस्टिक प्लान होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे उनके ओलंपिक होस्ट करने के। मैरिज ऑफ एस्पिरेशंस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात करूँ दोस्तों, तो depend on how well it can be navigate and address the complexities and challenges that come with hosting such as major event while aligning with its aspirations. India's success in hosting the Olympics will depend. अब इंडिया जो भी यानी कि इंडिया ओलंपिक्स होस्ट करेगा तो डेफिनेटली ये एस्पिरेशंस तो है ही हर भारतीय की कि हम जल्द से जल्द इस मेजर इवेंट को होस्ट करें। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फंड जो है वो एक बड़ा मेजर कंसर्न है। अब इंडिया को 2036 अगर होस्ट करना है ओलंपिक्स तो डेफिनेटली ये सभी एरिया जो है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, चाहे इन्वायरमेंटल रियलिटीज़ जो है, इन सभी के प्लान बनाने पड़ेंगे एंड एक रियलिस्टिक प्लान जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सामने रखना पड़ेगा कि कैसे एक इंडिया पोटेंशियल होस्ट हो सकता है 2036 के ओलंपिक्स के लिए। सो या फ्रेंड्स दैट्स इट, दिस इज़ सेकंड आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया कि कैसे एक इंडिया पोटेंशियल जो एक होस्ट हो सकता है 2036 का, कि क्योंकि हमने देखा कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छी खासी है एंड वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। एंड उसके साथ साथ ही कैसे हमने एशियन गेम्स में हमारा जो एक परफॉर्मेंस रहा है वो भी एक बूस्ट देता है। एंड हमें क्यों ज़रूरत है कि हम ओलंपिक्स होस्ट करें, बिकॉज कि हमें ज़रूरत है एट परमानेंट में क्या, ताकि हम बन सकें एक परमानेंट मेंबर एट UNSC। तो ये थी कुछ आज की इस 2 आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स हेडलाइंस। आज के जो हेडलाइंस डियर फ्रेंड्स की अभिनव बिंद्रा साहब जो उन्होंने कहा है कि इंडिया गेट्स टू होस्ट ओलंपिक इन नियर फ्यूचर, तो वही बात कि जो हमारे 2008 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं बीजिंग ओलंपिक्स के अभिनव बिंद्रा साहब, उन्होंने कहा है कि इंडिया होप कर रहा है कि जल्द से जल्द 2036 के जो ओलंपिक्स हैं उसकी बिड इंडिया को मिल जाए। रेलवे ने डेवलप किए हैं कुछ ऐसे एंटी फ्रीज फ्लशेज एंड फ्यूल टैंक्स और जर्नी इन जम्मू एंड कश्मीर। अब क्योंकि दोस्तों डियर फ्रेंड्स सर्दियाँ आने वाली है तो इसी को लेकर रेलवे ने अपनी प्रिपरेशन पूरी कर ली है एंड जम्मू कश्मीर के अंदर जो रेल्स चलने वाली हैं उनके अंदर एंटी फ्रीज फ्लश और फ्यूल टैंक्स, क्योंकि फ्यूल जम जाता है सर्दियों में मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो जमे नहीं, बट फिर भी एक टेक केयर करने के लिए कुछ ऐसे फ्यूल टैंक्स और फ्लशेस पानी की सुविधा के लिए बनाए गए हैं जो कि जमेंगे नहीं इन सर्दियों के अंदर। साथ ही के अंदर सेंटर लाइकली टू रेज एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ साइंटिस्ट टू 65। अब जो कि रिटायरमेंट की एज पहले 62 या 63 थी हमारे इंडियन साइंटिस्ट के लिए, वो बढ़ा के सेंटर ने कर दी है अब 65। तो इसी को लेकर मेरा आपसे आज सवाल था कि क्या रिटायरमेंट एज है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की। और लास्ट हेडलाइन है हमारे की स्टडी एस्टिमेट काउंट ऑफ UAVs रिक्वायर्ड फॉर 3 सर्विसेज। अब हमारे जो CDS हैं अनिल चौहान साहब, जनरल अनिल चौहान साहब, तो उन्होंने कहा है कि हमें ज़रूरत है जो UAVs है या ड्रोन की बात करूँ तो UAVs की ज़रूरत है। तीनों सर्विसेज को बताया गया कि कैसे कमी है अभी भी तीनों सेनाओं के अंदर, तो जल्द से जल्द इस कमी को पूरा किया जाए एंड न्यू जो UAVs है उनको इंडक्ट किया जाए इन आर्म फोर्सेस। तो डियर फ्रेंड्स ये थी आज की कुछ हेडलाइंस। आई होप को आपके सभी हेडलाइंस समझ में आई होगी। या सो दैट्स अबाउट टुडेज एपिसोड ऑफ रॉक क्लासेस। डियर फ्रेंड्स अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। कमेंट कीजिए अपने आंसर्स को, और आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ में। एंड इस वीडियो को या इस पूरी एपिसोड को, इस पूरी प्लेलिस्ट को आप अपने सभी दोस्तों एंड फैमिली मेम्बर के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए रॉक क्लासेस को। सो या दैट्स इट, दिस इज रुपेंद्र शेखावत signing off, Jai Hind, and I will see you in the next one.